हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी क्लास नंबर 17 है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, जो यहाँ पे हम आपको प्रीमियम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज यूनिट नंबर 2 फॉर पेपर 1। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इससे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड की हम ऑलरेडी 6 क्लासेस कर चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं आप इन क्लासेस को कैसे देख सकते हैं। तो जब हमारे इस चैनल पे आप विजिट करेंगे, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन करके। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। एंड यहाँ पर जो इस बार जारी पक्का सीरीज है, इसमें हमने यूनिट वाइज जितने भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 के, हर एक यूनिट के हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं आप, और इन क्लासेस को भी आप एक बार देख लें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इनको यहाँ पे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और इसके साथ ही हमने जो आपकी यूनिट 1 थी दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्लास नंबर इस तरीके से बात दिखा देता हूँ मैं, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है आपको क्लासें मिल जाती हैं सिस्टमेटिक तरीके से। क्लास नंबर 16 तक जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। आज हम कवर करेंगे क्लास नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और डिस्कस करते हैं। सो गाइज मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और गाइज आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड नहीं होता है, तो देख लेते हैं। पहले आपका रिसर्च क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनियर्स एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिसर्च क्वेश्चंस। जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ये आपके डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है, बिकॉज ये आप रिसर्च करने के लिए बनाते हैं। मतलब किस लिए रिसर्च की जा रही है, वो जो क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आप निकालना चाहते हैं वो आपका होता है रिसर्च क्वेश्चंस, ना कि ये सारे जितने भी आपको नीचे दिख रहे हैं सभी डेटा कलेक्शन मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल टॉप 6 जो हैं डेटा कलेक्शन मेथड, वो कौन कौन से होते हैं। जनरली इनको यूज़ किया जाता है रिसर्च मेथड में। सो फर्स्ट वन इज इंटरव्यूज़, इंटरव्यू लेकर के डेटा कलेक्शन होता है। क्वेश्चनियर एंड सर्वे कराए जाते हैं। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन। फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। फिफ्थ वन इज फोकस ग्रुप्स एंड सिक्स्थ वन इज ओरल हिस्ट्रीज। सो गाइज ये कुछ कॉमन मेथड है जिनका यूज करके डेटा कलेक्शन किया जाता है। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड। हाइपोथेसिस क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। ए हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। जो हाइपोथेसिस होती है वो स्टेट करती है, मतलब बताती है इस बात के बारे में, स्टेटमेंट होती है जो कि किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हो। वट योर रिसर्च विल फाइंड, आपकी रिसर्च जो है वो क्या फाइंड करने जा रही है, इस बारे में एक स्टेटमेंट लिखते हैं आप। इट इज़ ए टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चंस दैट हैज़ नॉट येट बीन टेस्टेड। जिसको अभी तक आप लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, इसी को टेस्ट करना चाहते हो। तो सपोज करो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो कि एलियन है या एलियन नहीं है, तो एलियन है ये आपकी एक हाइपोथेसिस हो सकती है, और एलियन नहीं है ये भी एक हाइपोथेसिस हो सकती है। तो हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो एक कहती है कि होते हैं और एक कहती है नहीं होते हैं। तो आप टेस्ट कर लेंगे एक, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एलियन आपको मिल जाते हैं इसका मतलब आपकी पहली हाइपोथेसिस ठीक है, दूसरी वाली गलत है। इस तरीके से आप हाइपोथेसिस जो है बनाते हैं अपने रिसर्च पे, अपने रिसर्च के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो क्या नहीं होती, कैन नॉट बी स्टेटेड, किस तरीके से स्टेट नहीं की जा सकती है। सो फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव टर्म्स, नेक्स्ट वन इज नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, थर्ड वन इज जनरल टर्म्स एंड फोर्थ वन इज डायरेक्शनल टर्म्स। तो गाइज जनरल टर्म जो है हाइपोथेसिस में नहीं यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक आंसर पाना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि एलियन है या एलियन नहीं है, आप यही फाइंड आउट करना चाहते हो, इस पे रिसर्च करना चाहते हो, तो आपकी ये दो हाइपोथेसिस बन जाएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि एलियन हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आप नहीं दिखा सकते, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते हो चीज़ों को, स्पेसिफिक रहो या तो एलियंस होंगे तो एलियन नहीं होंगे। इस तरीके से आप स्पेसिफिक तरीके से अपनी हाइपोथेसिस बनाते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि जनरल टर्म में हाइपोथेसिस को स्टेट नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। A researcher is interested in studying the prospect of a particular political party in an urban area. What tool should be preferred for the study?
एक रिसर्चर जो है एक प्रोस्पेक्ट जानना चाहता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एक अर्बन एरिया में, तो किस तरीके के जो टूल है वो यूज़ कर सकता है स्टडी करने में। रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल। सो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चनेयर है, आपने सुना भी होगा कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सर्वे करवाते रहते हैं ना, सर्वे होते रहते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छे से इस बार परफॉर्म कर सकती है। तो सर्वे होते हैं, क्वेश्चनेयर वगैरह फिल करवाए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आप बताओ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप प्रेफर करते हैं। तो जो क्वेश्चन और सर्वे होते हैं, ये मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस तरीके की स्टडी में। सो क्वेश्चनेयर कैन is a research instrument that consists of a set of questions to be collected from information from a respondent. क्वेश्चनर क्या होते हैं? सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट से आप कलेक्ट करते हैं। अ सर्वे इज ए रिसर्च मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट ऑन वेरियस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो आप एक पहले से डिफाइन कर लेते हो कि इस एरिया में स्टडी करनी है और इन इस जिस भी एरिया में आप स्टडी करने जा रहे हो यहाँ पर कौन कौन से आपका जो ग्रुप ऑफ स्टडी है, जो आपके पॉपुलेशन साइज उसको आप पहले ही इस चीज़ को उसको सेट कर लेते हो कि हमें यहाँ पर ही जो हमें रिसर्च है वो करनी है। ठीक है, लाइक दिल्ली में आप करना चाहते हो कि दिल्ली में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस बार गवर्नमेंट जो है बना सकती है, सरकार बना सकती है। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वहाँ पर आप जनरली क्वेश्चनेयर या सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल कॉज नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें से जितने भी हैं सब नॉन सैम्पलिंग एरर हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉल्टी टूल्स ऑफ मेजरमेंट, ये आपका एक नॉन सैम्पलिंग एरर है। डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा कलेक्शन ये भी आपका एक नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन रिस्पॉन्स एक नॉन सैम्पलिंग एरर है। इनएडिक्वेट सैंपल, आपने सैंपल ही गलत लिया है, सैंपल ही आपका गलत है, इनएडिक्वेट है। सपोज करो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 1000 से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें आप 2 सैंपल ले रहे हो सिर्फ उनको टेस्ट करने के लिए, तो ये सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। कम से कम आपको यहाँ पर 10 से 20 के बीच में सैंपल लेना पड़ेगा, मे बी शायद इससे भी ज़्यादा आप लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनएडिक्वेट सैंपल है तो इसका मतलब वो आपका एक सैम्पलिंग एरर है और ये नॉन सैम्पलिंग एरर का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉन सैम्पलिंग एरर आपको बताने थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको यहाँ बोला गया है कि जो रिसर्चर है वो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और फिक्स कर देता है साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो जब भी बात की जाए कि आपका साइज ही फिक्स कर दिया गया है, तो जो फिक्सिंग ऑफ साइज होती है वो ओनली एंड ओनली कोटा सैम्पलिंग में होती है। गाइज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो क्लास नंबर 16 थी उसमें मैंने आपको मेथड ऑफ जो आपके सैम्पलिंग होते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप एक बार क्लास को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो क्लास नंबर 16 है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके मेथड ऑफ सैम्पलिंग होते हैं वो कैसे कौन कौन से होते हैं और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो जरूर आपकी हेल्प होगी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जो यहाँ पे बोला गया था कि आप पहले फिक्स कर देते हो साइज, इसका मतलब वहाँ पर कोटा सैम्पलिंग की बात की जा रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप समझ लेते हैं कोटा सैम्पलिंग होती क्या है। सो कोटा सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच रिसर्चर क्रिएट अ सैम्पल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स दैट प्रेजेंट अ पॉपुलेशन। रिसर्चर चूज दीज इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स और क्वालिटीज। तो यहाँ पर जो है पहले ही साइज आप फिक्स कर देते हो और फिर अब स्पेसिफिक ट्रेड्स एंड क्वालिटीज के बेस पे उसको आप चूज करते हो। तो आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है जहाँ पर जो आपका मेथड है वो बायसनेस भी रहती है इस मेथड में कहीं ना कहीं। ठीक है, सो गाइज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार इनको समझ लेते हैं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वैसे तो मैंने इसको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। सो कोटा सैम्पलिंग, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफन यूज्ड बाय मार्केट रिसर्चर। इंटरव्यूअर्स आर गिवन अ कोटा ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अटेम्प्ट टू रिक्रूट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंटरव्यूअर माइट बी टोल्ड टू गो आउट एंड सेलेक्ट 20 adult men, 20 adult women and 10 teenage girls and 10 teenage boys so that they could interview them about their television viewing। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए वो क्या करते हैं, कोटा फिक्स कर देते हैं। लाइक यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया है कि एडल्ट मैन के 20 जो हैं पीपल लिए जाएंगे, 20 जो हैं वो अडल्ट वीमेन ली जाएंगी, 10 टीनेज से पूछा जाएगा और 10 टीनेज बॉयज से पूछा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया है। तो जब भी कोटा फिक्स कर दिया जाता है आपके सैंपल में, तो इसका मतलब वहाँ पर सैम्पलिंग की बात की जा रही है, कोटा सैम्पलिंग की बात की जा रही है।
अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड एक बात याद रखना गाइस, ये जो है आपका कोटा सैम्पलिंग, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। कौन सा है? नॉन प्रोबेबिलिटी। और जो आपका स्ट्रेटिफाइड है ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। मैं आपको अभी लिस्ट दे दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगी कौन से प्रोबेबिलिटी होते हैं और कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी होते हैं। So in this method, the population is first divided into subgroup or strata who all share similar characteristics. It is used when we might reasonably accept the measurement of interest to vary between the different subgroups and we want to ensure representation from all subgroups. यहाँ पर क्या होता है, हम सब ग्रुप्स बना देते हैं, जो आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन है, जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी है, उसके सब ग्रुप बना दिए जाते हैं जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं, और उसके बाद उन ग्रुप से हम आइटम्स चूज करते हैं और फिर सैंपल हम अपना जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। So for example, in study of stroke outcomes, we may stratify the population by sex to ensure equal representation of men and women. तो यहाँ पर हमने मैन और वीमेन के बारे में, स्ट्रोक के बारे में स्टडी की जा रही है। सो द स्टडी सैंपल इज देन ऑब्टेन बाय टेकिंग इक्वल सैंपल साइज फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। मतलब जो भी आपका सब ग्रुप है, जो भी आपका स्ट्रेटम है, यहाँ पर मेल हो जाएंगे, यहाँ फीमेल हो जाएंगे, और दोनों से जो है आपका सैंपल लिया जाएगा, एक थर्ड आपका सैंपल यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा जो कि दोनों पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, और यहाँ पर जो है आपके जो चूज होने के चांस हैं पॉपुलेशन के आइटम्स के, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेथड पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है स्ट्रेटिफाइड और कोटा सैम्पलिंग में? सो is that stratified sampling would select the students using a probability sampling method such as simple random sampling और systematic sampling, जबकि कोटा सैम्पलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर हम साइज फिक्स कर देते हैं और उस साइज को हमें फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो साइज यहाँ मैटर करता है क्योंकि साइज हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। कोटा जो होता है, जैसे हमारे आपने सुना होगा कोटा जो होता है आपकी लाइक SC कैटेगरी, OBC, ये भी आपके कोटा होते हैं ना। मतलब यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है कि भाई 27% जो है वो OBC कैटेगरी को जाएगा, फिर कुछ SC को कुछ कैटेगरी जाएगी ना, तो यहाँ पर हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपके एप्लीकेंट जो सिलेक्ट होंगे उसमें आपको 27% लेने ही पड़ेंगे, जरूरी हो जाएगा। इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, सभी के सिलेक्ट होने के चांस इक्वल नहीं रहे अब, क्योंकि आपने कोटा जो है फिक्स कर दिया है। अब आपको 27% लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कोटा में, जबकि स्ट्रेटिफाइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर आपका कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। इसमें बताना कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज A एंड C, मतलब कोटा सैंपल नॉन प्रोबेबिलिटी है जिसके बारे में अभी हमने समझा है, और पर्पजिव सैंपल भी आपका क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है, जिसमें हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आइटम्स को चूज करते हैं सैंपल में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिस्ट बना दी है गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना जरूरी है कि कौन से मेथड प्रोबेबिलिटी होते हैं, कौन से मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन से होते हैं? सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग एंड स्नोबल सैंपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक पर्पजिव सैंपलिंग भी होता है जिसको हम जजमेंट के अंडर आई थिंक कभी कभी डाल देते हैं। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और चीज़ें अगर सबको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट आपका एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस। जो रिसर्च एथिकल नॉर्म्स बनाए जाते हैं रिसर्च के लिए, उसमें किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं। सो थीसिस फॉर्मेट के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं, कॉपीराइट के बारे में थीसिस फॉर्मेट के बारे में गाइडलाइंस जो है वो नहीं दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एथिकल जो है वो थीसिस फॉर्मेट नहीं है। एथिकली आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपका जो कॉपीराइट है वो आप किसी कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ ना करें, ताकि उसकी जो कॉपीराइट आपकी पॉलिसी है उसको हार्म ना करें आप। पेटेंटिंग पॉलिसी, किसी ने पेटेंट कराया हुआ है उसकी पॉलिसी को आप हार्म ना करें। डेटा शेयरिंग पॉलिसी, आपने किसी का डेटा कलेक्शन किया है, डेटा कलेक्ट किया है और आपको उसका डेटा शेयर नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, लास्ट की जो 3 चीज़ें, वो सब एथिकल नॉर्म्स में आती हैं। आपको एथिकली काम करना है, एथिकली रिसर्च करनी है। ठीक है, और जो का थीसिस फॉर्मेट है वो आपका एथिकल रिसर्च वाला पार्ट, एथिकल और नॉर्म्स का पार्ट नहीं है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। तो गाइस, अगर आप रिसर्च परस्यू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है। सो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जो कि इनिशियल लेवल पे आपको पता होना जरूरी है कि आप रिसर्च क्या करने जा रहे हो, आपका जो आपकी फाइंडिंग है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आपको रिसर्च क्वेश्चंस का पता होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद ही आप अपने जो आगे के स्टेप हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन बाद में होता है, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस बाद में कर सकते हैं आप, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस बाद में होता है। बट इनिशियल लेवल पे सबसे ज़्यादा जो मैंडेटरी होता है वो क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, की
किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो आप जब एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। सो गाइस सबसे पहले आप प्लान करते हैं चीज़ों को, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, देन आप एक्ट करते हैं उस प्लानिंग को, इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, देन आप रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो रिसर्च स्टेप है उनको फॉलो किया जाता है। Now next question is in which of the following reporting format is formally prescribed। So reporting format जो है वो किस में प्रिस्क्राइब की गई है। सो डॉक्टर लेवल जो थीसिस होती है इसमें जो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट काफ़ी अच्छे लेवल पे काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है वो जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब की गई है, जिसको फॉलो करते हुए आपको पीएचडी करनी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च पेपर इसमें इतना खास नहीं होता है, जबकि रिसर्च पेपर जो होते हैं, जो रिसर्च पेपर होते हैं उसमें फिर भी फॉर्मेटिंग होती है, बट कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर जो होती है उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। वर्कशॉप एंड सेमिनार में भी आप विदाउट फॉर्मेटिंग आप आप पीपीटी वगैरह जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सिम्पोजिया जो होता है, सिम्पोजिया क्या होता है, जहाँ पर आप जनरल डिस्कशन करते हैं, दिस इज लाइक कॉन्फ्रेंस, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है सेम लाइक सिम्पोजिया भी होता है। तो वहाँ पे भी आप विदाउट एक फॉर्मेट जो है अपना कंटेंट प्रिपेयर जो वहाँ पे शो कर सकते हैं। बट जो डॉक्टरल थीसिस होती है जिसमें आप पीएचडी करते हैं वो बहुत जरूरी होती है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होनी जरूरी है। गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। गाइज आप लोगों के जो डाउट रहते हैं प्लीज कमेंट किया करें, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके जो कमेंट होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर किया कीजिए, बिकॉज जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं मैं आप लोगों को पढ़ा के, वैसे ही आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स की जो कि यूजीसी नेट और सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो गॉड हमारी हेल्प करता है। तो गाइज आपको भी दूसरों की हेल्प करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से अच्छी हो सके। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है? अब यहाँ पर जो टारगेट बेस्ड स्टडी से मतलब हमारा ये है कि जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, उन सिलेबस के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, जो आपके टॉपिक के बाहर की चीजें हैं, आपके सिलेबस के बाहर की चीजें उनको नहीं पढ़ना, जो ओनली टॉपिक में मेंशन है उनको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं। हर एक यूनिट के जो भी आपके पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं, पेपर 1 और कॉमर्स दो पेपर के नोट्स अवेलेबल है, पेपर 1 के और कॉमर्स के। तो यहाँ पर पेपर 1 और कॉमर्स के मैंने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है जो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट बंडल है पेपर 1 का जो कि आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। गाइस जो बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मिसिंग होते हैं और जो टॉपिक उसमें गिवन होते हैं वो उस तरीके से गिवन नहीं होते जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं उन किताबों को, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे थे, उन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जिस तरीके से उन टॉपिक को कवर करना चाहिए था। तो मैंने काफी रिसर्च करके बहुत टाइम लगा के नोट्स को बनाया है, आप लोगों के लिए काफी मेहनत करी है नोट्स को बनाने में। अराउंड 5 to 6 मंथ लगे नोट्स को कवर कर बनाने में, प्रिपेयर करने में, तो बहुत मेहनत लगी है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस व्हाट्सएप गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। गाइस कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इस नंबर पे रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको डेमो नोट्स चाहिए तो मैं आपको डेमो नोट्स भी सेंड कर दूंगा और आप मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं इन नोट्स के रिगार्डिंग। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. And guys, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो और सभी को जो उनके टॉपिक हैं पेपर 1 के वो अच्छे से कवर हो सकें। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।